मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्बरवाल है और आज मैं आपको बताऊंगा मिथ्स रिगार्डिंग किडनी डिजीज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है और मिसट्रस्ट है किडनी डिजीज़ के बारे में ऑनलाइन भी और विद मेडिकल प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो हम बात करेंगे डिटॉक्स वाटर की, हॉट वाटर थेरेपी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मुझे किडनी डिजीज़ क्यों है। ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, मैंने यूके और इंडिया दोनों में ट्रेनिंग करी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है, ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर क्लीन्स द किडनी। लोगों को लगता है कि अगर उनको किडनी की बीमारी है, अगर उनको प्रोटीन लीक है, तो उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी किडनी डिटॉक्स हो जाएगी और किडनी साफ हो जाएगी। एक्चुअली स्टडीज क्या बोलती है? क्रॉनिक किडनी डिजीज वाटर इनटेक ट्रायल, प्रोटोकॉल ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। इन्होंने देखा था कि क्या लोग जो ज़्यादा पानी पीते हैं एज कम्पेयर टू कम पानी पीते हैं, क्या रिस्क ऑफ किडनी डिजीज कम है या ज़्यादा है। देखिए, अगर तो डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी डिजीज है तो ऑब्वियसली पानी ही आंसर है। अगर आपका पेट खराब होता है, आपको डायरिया होता है, आपको कोई इन्फेक्शन होता है, तो ज़्यादा पानी पीने से किडनीज बेटर होती हैं। बट अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, एफएसजीएस है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी के फिल्टर ख़राब है, तो पानी पीने से कोई बेनिफिट नहीं मिलता किडनी डिजीज़ के उस ठीक होने के लिए। मगर अगर आप सीकेडी स्टेज 4 और 5 में है तो एक्चुअली पानी कम पीना पड़ता है क्योंकि ओवरलोड का रिस्क होता है। तो मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आइडियल पानी कितना होना चाहिए। अगर आप सीकेडी स्टेज 1, 2 और 3 में है तो आइडियल वाटर इनटेक आपकी थर्स्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पानी थर्स्ट के हिसाब से होता है, 2.5 लीटर 3 लीटर भी पी सकते हैं। अगर आप सीकेडी 4 और 5 में है तो आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर आपकी पैरों में सूजन है, अगर आपके फेस पे सूजन है और आपका दिल अगर वीक है तो पानी कम पीना पड़ता है। बट ये आपको एक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बता सकती, आपका डॉक्टर ही बता सकता है। प्रोटीन यूरिया रिडक्शन के लिए पानी का कोई रोल नहीं है और कई एविडेंस है इसके बारे में। ठीक है। लैंडसेट किडनी कैंपेन हुआ था, कैन वाटर इनटेक प्रिवेंट सीकेडी, अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द एविडेंस। उन्होंने बोला था कि पानी पीने से सीकेडी का प्रोग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ऐसा नहीं है कि पानी पीने से सीकेडी का प्रोग्रेशन स्लो हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आई एम श्योर ये अब क्लियर हो चुका होगा। दूसरी बात, नो सिम्टम्स मीन्स माई किडनीज आर फाइन। डॉक्टर साहब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से वॉक करता हूँ, मुझे कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरी किडनी ख़राब कैसे हो सकती है? ये एकदम सही है और ऐसा ही होता है। किडनी डिजीज़ में स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स आते हैं लेट, जब आप सीकेडी स्टेज 4 या 5 में हो। सीकेडी स्टेज की बात करें तो 4 और 5 तब होता है जब आपका ईजीएफआर 30 से कम हो जाए, तो तभी आते हैं सिम्टम्स। कई लोगों को सीकेडी 5 में भी कई सिम्टम्स नहीं आते। द ओनली वे टू नो कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं इज़ बाय डूइंग ब्लड टेस्ट। अगर आपके ब्लड टेस्ट में आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपकी किडनी का साइज छोटा हुआ है अल्ट्रासाउंड में, तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। अगर हम थकावट की बात करें तो किडनी हमारा हीमोग्लोबिन देखती है, और अगर अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाए, अगर हमारा आयरन लेवल कम हो जाए तो थकावट हो सकती है। इसलिए किडनी डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम थकावट होता है और कई पेशेंट्स को ये होता है, बट जब वो सीकेडी स्टेज 4 या 5 में पहुंच चुके होते हैं। थकावट के साथ आपका मन लो हो सकता है और काम करने का मन नहीं कर सकता। ये सारे सिम्टम्स सीकेडी के होते हैं। तो एक बेसिक ब्लड टेस्ट ये देखने के लिए कि आपका किडनी फंक्शन कहाँ पर है बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक मिथ है जो होपफुली क्लियर हो गया होगा। तीसरी चीज़ है कि किडनी डिजीज सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होती है और यंग लोगों में नहीं होती। ये भी एक गलत चीज़ है। ये मैंने नेशनल किडनी फाउंडेशन से लिया है, एजिंग एंड किडनी डिजीज, और एक बहुत बड़ा ट्रायल था जहाँ उन्होंने देखा 4056 पेशेंट्स। उस ट्रायल में उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को यंग एज पे भी किडनी डिजीज हो रहा था। अगर हम यंग की बात करें तो ये आप 30s या 40s की हो रही है और कई बार उससे कम। अगर कोई जेनेटिक बीमारी है तो ये आपके 10 या 15 ईयर्स की एज में भी शुरू हो सकती है। आईजीए नेफ्रोपैथी की बात करें तो आपके 20s और अर्ली 30s में होती है, और कई बीमारियां हैं जो 40s और 50s में भी होती है। डायबिटीज़, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको 30s या 40s में हो सकता है, और आपकी किडनी की प्रॉब्लम 50s या 60s में हो सकती है। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों को किडनी डिजीज़ होती है। बुजुर्ग लोगों को अब ज़्यादा डिटेक्ट हो रही है क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन बढ़ चुका है। इसलिए अगर हम एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो पहले बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स है। इसलिए लोगों को किडनी डिजीज़ हो रही है। एक और चीज़ देखने वाली बात है कि किडनी डिजीज़ उम्र के साथ भी होती है। अगर आप 40 के बाद हैं तो आपका किडनी फंक्शन 1 पॉइंट गिरता है हर साल। तो ओल्ड लोगों में किडनी डिजीज़ होती है बट यंग में भी होती है। तो ऐसे मत समझिए कि सिर्फ ओल्ड में होता है। अगली बात है कि एक नॉर्मल रिपोर्ट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन।
कि मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया था 10 साल पहले, तब मेरा क्रिएटिनिन नॉर्मल था, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हर साल टेस्ट कराना है। अगर आपको बीमारी है जिसमें आपका प्रोटीन लीक हो रहा है तो आपको हर कुछ महीनों में टेस्ट कराना है। ये मत सोचिए कि एक रिपोर्ट से सब कुछ नॉर्मल है। हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं, ये देखते हैं कि 5 महीने पहले क्रिएटिनिन कितना था, अब क्रिएटिनिन कितना है, और प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्रिएटिनिन कितना बढ़ सकता है। सेम विद प्रोटीन यूरिया, हम ट्रेंड्स देखते हैं कि प्रोटीन यूरिया 1 साल पहले कितना था, अब कितना है और आगे कितना हो सकता है। इससे आप अपना रिस्क निकाल सकते हैं किडनी फेलियर का, और हम इसको KFRE बोलते हैं। ये एक फ्री टूल है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगेन, ट्रेंड्स के साथ ही ट्रीटमेंट होता है। अगर हम स्टार्टिंग में आपका प्रोटीन यूरिया थोड़ा सा है और क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, हम फर्स्ट लाइन पे जाते हैं जो कि ACE इनहिबिटर और ARB है, जिससे आपका प्रोटीन यूरिया कम होता है। फिर दूसरे उसी ट्रेंड पे या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम दूसरी मेडिकेशन को ऐड करते हैं या निकालते हैं। तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एक रिपोर्ट से सब कुछ नॉर्मल है। आपको टेस्ट कराते रहना चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो हर 2 से 3 साल में टेस्ट कराइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो हर साल टेस्ट कराइए। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट हर 3 से 4 महीने में आपका ब्लड और यूरिन टेस्ट कराएगा। डिटॉक्स और क्लेंसिंग इज नीडेड फॉर किडनीज। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। किडनी डिटॉक्स जैसी कोई चीज होती नहीं है। किडनी का काम ही डिटॉक्स करना है, तो उसको डिटॉक्स करने के लिए कुछ नहीं आता। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, द यूनाइटेड स्टेट्स FDA does not regulate herbal supplements for dose content and pureness. Instead, the person taking a supplement is responsible for knowing the potential risk and benefits of their use. बहुत कुछ मिल रहा है ऑनलाइन किडनी डिटॉक्स के नाम पे, और FDA ने क्लियरली बोला हुआ है कि आप ये सब अपने रिस्क पे ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी FDA अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है जिससे किडनी डिटॉक्स होती हो, और ये सारे सप्लीमेंट्स में हार्म हो सकता है। अगर हम एक और चीज़ की बात करें, अगर आपने अपने दोस्त से सीखा या पूछा कि देखिए उसने ये सप्लीमेंट लिया है और उसका बहुत अच्छा हो गया है किडनी फंक्शन, तो मेरे साथ भी वही होगा, मैं भी शुरू कर देता हूँ। इन्होंने क्लियर बोला है, यू मे हियर फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर अबाउट एन हर्बल सप्लीमेंट दैट हैज इम्प्रूव्ड देयर हेल्थ और वेलबींग। व्हाट वर्क्स फॉर वन पर्सन डजंट ऑलवेज वर्क फॉर अनदर। टॉक विद योर हेल्थ केयर टीम बिफोर टेकिंग सच सप्लीमेंट्स। बेसिकली अगर आपके दोस्त के लिए कुछ काम किया गया है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंडीशन सेम है और आपके लिए भी काम करेगा। तो बहुत केयरफुल होना है अगर आप ये डिटॉक्स चाय या डिटॉक्स सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। दे आर लेस्ड विद हैवी मेटल्स और जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो स्टेबल चल रहा था क्रिएटिनिन 3-4 के बीच में कई सालों तक, और 1 साल में उन्होंने अपना देखा क्रिएटिनिन 4 से 8, क्योंकि वो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के चक्कर में पड़े और उन्होंने ये डिटॉक्स चीज़ें ट्राई करी। अगर आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है तो आपको डेफिनेटली ये सब ट्राई नहीं करना चाहिए। सूडो साइंस की बात करें तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का एविडेंस बहुत लिमिटेड है। आप चाहें तो कमेंट्स में इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट जो भी रिव्यूज़ हैं अब तक वो बहुत लिमिटेड एविडेंस है। डाइट काम करती है, मैं मना नहीं कर रहा, और अगर आयुर्वेदिक डाइट भी हो तो कुछ चीज़ उसमें काम करती है। बट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स क्या करते हैं, वो आपके सारे खाने को बहुत लिमिट कर देते हैं। आपकी कैलोरी इनटेक कम हो जाती है, प्रोटीन इनटेक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मसल मास लॉस होता है। उस लॉस ऑफ मसल मास की वजह से ब्लड क्रिएटिनिन लेवल कम होता है और EGFR बढ़ जाता है, और ऐसा लगता है कि किडनी रिकवर कर रही है। बट कुछ टाइम बाद कमज़ोरी होती है, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ता है, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हैवी मेटल से लेस्ड हैं, उससे आपकी किडनी भी खराब होती है। और ये मैं नहीं बोल रहा, कई सारी रिसर्च है जो ये बोल रही है। कुछ सिचुएशंस में काम करता है आयुर्वेद, मैं मना नहीं कर रहा। अगर आप डायबिटिक हैं और उनकी डाइट फॉलो करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको कभी कभी कोई यूटीआई या इन्फेक्शन हो तो उसमें भी कभी कभी रिजल्ट्स मिलते हैं, बट वो वही करते हैं जो मॉडर्न साइंस कर रहा है, वो आपके यूरिन की एल्केनाइजेशन को बदल देते हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें जो आयुर्वेदिक की डाइट में होती है, उससे आपकी डायबिटीज़ इंप्रूव हो सकती है। तो मेरे ओपिनियन में अगर आप किडनी पेशेंट है, आपको मॉडर्न साइंस पे जाना चाहिए, क्योंकि एविडेंस बहुत लिमिटेड है फॉर आयुर्वेदिक। डापा CKD ट्रायल की बात करें, उन्होंने 4300 पेशेंट्स को देखा था और देखा था कि क्या डापा ग्लिफ्लोजिन कोई बेनिफिट देती है या नहीं देती। एक क्लियर बेनिफिट देखने को मिला था डापा ग्लिफ्लोजिन के साथ, इसलिए ये इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू थी।
आयुर्वेदिक ट्रायल्स की बात करें तो 40, 50, 60 पेशेंट्स होते हैं एक ट्रायल में, जो कि बहुत छोटा नंबर है। तो अगर आपको कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बोल रहा है कि ये ट्रायल पब्लिश्ड है, वो ट्रायल पब्लिश्ड है, आप देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स थे। मॉडर्न मेडिसिन के ट्रायल में 4000, 5000 पेशेंट्स होते हैं और रैंडमाइज होता है, एक को दवाई देते हैं और एक को दवाई नहीं देते। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट देख चुका हूँ अब जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं और डायलिसिस पे बैठते हैं। तो इससे प्लीज़ दूर रहिए। होम्योपैथिक के बारे में मेरा सेम बिलीफ है, डायबिटीज़ के लिए थोड़ी बहुत काम करती है, बट अगर आपको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, इसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है होम्योपैथिक से। हॉट वाटर थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत पॉपुलर हो चुका है ऑनलाइन, और मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है। बट हॉट वाटर इमल्शन थेरेपी आपको नहीं बचा सकती डायलिसिस से। कई लोग क्या कर रहे हैं, और कई ऑनलाइन में देख रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि हमारी आखिरी डायलिसिस 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हुई और फिर हमने ये करा, उससे हमारी डायलिसिस बंद हो गई। आपने कभी पूछा है कि इनके साथ आगे क्या हुआ है? 3 हफ्ते डायलिसिस नहीं की, समझ गए। अगर आप एक डायलिसिस पेशेंट को लेंगे और 2 हफ्ते 3 हफ्ते डायलिसिस नहीं करेंगे, वो ज़रूर उनको प्रॉब्लम्स होगी, बट 3 हफ्ते बाद क्या होगा? उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, फॉलो अप नहीं है इन वीडियोस में। तो ये हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जिसको आयुर्वेद में अवगाह स्वेद बोला जाता है, इसमें जब आप गर्म पानी में बैठते हो तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, आपकी तीसरी किडनी एक्टिव हो जाती है। अगर आप एक आदमी को देख रहे हैं एक इंटरव्यू लेते हुए, बोल रहा है कि उसने डायलिसिस बंद करवा दी यहाँ पर आके या वहाँ पर आके, ये हॉट वाटर इमल्शन थेरेपी करा के, आपको ये भी जानना चाहिए कि 3 हफ्ते या 3 महीने बाद उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो 3 महीने बाद सीधा हॉस्पिटल आता है जहाँ पे उसकी इमरजेंसी डायलिसिस होती है। अगर आप इनमें से एक हैं तो नीचे लिख के बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं अवेयरनेस बढ़े। बहुत लोग इन चीज़ों का शिकार बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट्स फ्री हैं, अगर इतनी इफेक्टिव है तो आप फ्री में करिए ये ट्रीटमेंट्स, बट इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे लिखा है सेवरल स्टडीज एक्सप्लोर डर्मोडायलिसिस और डायफरेसिस थेरेपी, जिसमें बोला जा रहा है कि पसीने से आपकी किडनी साफ होती है। बोला जा रहा है कि आपका स्किन आपका किडनी का काम करती है। The consensus is that sweating cannot replace dialysis. It is not efficient enough to completely clear the body of uremic toxins and maintain life in patients with end-stage kidney disease. थोड़े बहुत टॉक्सिन बाहर निकल सकते हैं, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो डायलिसिस मशीन है वो भी किडनी का काम नहीं कर सकती। तो ये बाथ टब में बैठ के पसीने से वो काम नहीं हो सकता जो डायलिसिस मशीन या किडनी करती है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है हमारा, और ऐसी थेरेपी इसमें काम नहीं करती। स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन हो सकती है और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यहाँ पे लिखा है स्वेटिंग ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक रीनल फेलियर। यही ट्रायल है जो बार बार दिखाते हैं, बट अगर आप फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो मुश्किल से 3 पेशेंट थे इसमें, 3 पेशेंट के लिए उन्होंने देखा। बड़े बड़े डायलिसिस ट्रायल्स हुए हैं 50,000 60,000 पेशेंट्स के साथ। तो ये चीज़ एक देखने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि आप अवेयर रहें इसके बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है। हम किडनी एंड हेल्थ क्लब में और ये सब डिस्कस करते हैं। वी डू वीकली वेबिनार्स, फ्री गाइड्स मिलती है आपको। अब एक डाइटिशियन सपोर्ट भी है, और आपको सपोर्ट मिलता है दूसरे लोगों से जो सेम चीज़ से गुजर रहे हैं। अगर आप चाहें तो किडनी एंड हेल्थ क्लब नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्ते।